नमस्कार, मैं अक्षय जोग, राष्ट्र सेवक। इस यूट्यूब चैनल के लिए आज का विषय है कौन थे सावरकर। स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर ये एक महाराष्ट्र के नासिक जिले के भोगूर गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके बड़े भाई बाबाराव सावरकर और उनके छोटे भाई नारायणराव सावरकर, ये तीनों भाई सावरकर बंधु तीनों ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में सहभाग लिया था। तीनों भाई क्रांतिकारक थे। खुद स्वतंत्र वीर सावरकर जी को और उनके बड़े भाई को बाबाराव सावरकर जी, उनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर, उन दोनों को अंडमान जन्मठेप काला पानी की सज़ा हुई थी। छोटे भाई उनको भी 6 महीने की कारावास की सज़ा हुई थी। मतलब महाराष्ट्र के जो प्रसिद्ध चाफेकर बंधु थे, उनके बाद ये महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं, जो क्रांतिकारक बंधुओं का पूरा एक फैमिली की तौर पे बहुत प्रसिद्ध है। उनका कार्य भी बहुत प्रशंसनीय है। सावरकर जी के पूरे जीवन काल के हम अब एक अलग अलग कोई पर्व देखेंगे तो उसमें एक 4 तरह के अलग अलग पर्व हम देख सकते हैं। जैसे कि जब उनका जब जन्म हुआ बगुर में उनकी स्कूल एजुकेशन हुई। उसके बाद वो नासिक में आ गए सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। उसके बाद वो महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में आ गए। तो ये इनका, और उसके बाद वो बैरिस्टर होने के लिए लंदन में चले गए। और उन्होंने तब जो उन्होंने जो आंदोलन खड़ा किया वो उनका एक क्रांतिकारक पर्व है। उसके बाद उनको जो अंडमान में जन्मठेप काला पानी की सज़ा हुई, तो उनका एक वो अंडमान के काले पानी का एक पर्व हम कह सकते हैं। तीसरा पर्व हम कह सकते हैं कि जो वो रत्नागिरी में थे, तभी रत्नागिरी में वो स्थानबद्ध थे। मतलब उन्हें राजनीति में किसी भी तरह से सहभाग लेने पे पाबंदी थी और रत्नागिरी ज़िले के बाहर भी अंग्रेज़ों के परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकते थे। तो 1924 टू 1937, इन 13 सालों के बीच वो जब रत्नागिरी में थे, तब उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया, समाज सुधारने का, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वहाँ पे उन्होंने जो खड़ी की, उसका उनका एक पर्व है। और चौथा पर्व जो बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है वो है उनका हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष थे। तो उस दौरान उन्होंने जो अखंड भारत का आंदोलन खड़ा किया, वो उनका एक पर्व है। और उसके बाद कनेक्टेड पर्व हम दे सकते हैं कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद के उसके देहांत तक, मतलब 1966 तक उनका एक पर्व हम कह सकते हैं। मतलब ये 4 पर्व सावरकर जी के जीवन के हम उसको सीक्वेंशियली, हम उसको क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस कर सकते हैं। पहले पर्व में अब हम आपको पता होगा कि स्वतंत्र सावरकर जी ने बहुत बड़ा क्रांतिकारक आंदोलन खड़ा किया था। उन्होंने खुद एक बड़ी क्रांतिकारक संस्था खड़ी की थी। उसका नाम था, पहले उन्होंने छोटी एक संस्था स्थापन की, उसका नाम था राष्ट्रभक्त समूह। वो सिर्फ किसी छोटे छोटे वहाँ के जो उनके नौजवान लड़के थे उनको मिलाकर उन्होंने एक गुप्त संस्था स्थापन की थी। पर उनको ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये सभी कार्य हम गुप्त नहीं कर सकते, हमें कोई एक प्रकट कार्य करने के लिए भी अलग संस्था चाहिए। तो उन्होंने दूसरी संस्था स्थापन की, उसका नाम था मित्र मेला। इसके बाद उनका वो कार्य बढ़ते चला गया। फिर बाद में उन्होंने एक अभिनव भारत नाम की संस्था खड़ी की। इसकी प्रेरणा थी इटली के जोसेफ मैज़िनी। इनकी जो यंग सोसाइटी थी, यंग ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी, उससे प्रेरणा लेके सावरकर जी, यंग इटली नाम की उनकी संस्था थी, उससे प्रेरणा लेके सावरकर जी ने अभिनव भारत ऐसी ये नाम की संगठन स्थापन की थी। उस दौरान उनकी वहाँ पे वो बड़े बड़े लोगों के गणेशोत्सव थे, ऐसे बहुत सारे दशहरा का उत्सव होता था। ऐसे बड़े बड़े उत्सवों में वो बड़े बड़े लोगों के वहाँ पे व्याख्यान रखते थे। लोकमान्य तिलक का कार्य करते परांस पे, और तभी के जो समकालीन जो बड़े बड़े नेता थे उनका वो वहाँ पे व्याख्यान रखते थे। खुद उनके बैठक में सावरकर जी अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशंस अफेयर्स पे चर्चा करते थे। तभी के जो रशियन, आयरलैंड, चीन, इटली के क्रांतिकारक थे, उनकी संगठन उन्होंने कैसे स्थापन की, उन्होंने कैसे आंदोलन खड़ा किया, कैसे उन्होंने उनके देश को स्वतंत्रता प्राप्त करके दी, इसके ऊपर वो चर्चाएं करते थे, उसका इतिहास पढ़ते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, उस पर
कुछ निबंध भी लिखते थे। तो वैसे उनकी गतिविधि वहाँ पे उनका वो आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद सावरकर जी जब महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए पूना में आ गए, तो पूना में आने के बाद उनके जो गुरु थे वो थे लोकमान्य तिलक, जो केसरी में अग्रलेख लिखते थे। उससे ही प्रेरणा लेके सावरकर जी ने खुद खुद लिखने की क्रांतिकारक आंदोलन खड़ा करने की उनको प्रेरणा मिली थी। उसके साथ ही जो शिवराम पंत परांजपे थे, उनका एक काल नाम का खुद का एक केसरी जैसा ही उनका खुद का एक अलग वर्तमान पत्र वृत्तपत्र था। उसमें भी शिवराम पंत परांजपे तिलक जी के जैसे ही अग्रलेख लिखते थे। तो ये दो गुरु पूना में रहते थे। तो पूना में आने के बाद उनके मार्गदर्शन उनको मिला सावरकर जी को। बाद में उन्होंने परदेशी कपड़ों की वहाँ पे होली की। अब हम जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर अध्ययन केंद्र पूना में, डेक्कन में, ये वही जगह है जहाँ पे सावरकर जी ने विदेशी कपड़ों की होली की थी। जब ये उन्होंने होली की तो उनको, जब वो जिस हॉस्टल में वो थे, मतलब फर्ग्यूसन कॉलेज के हॉस्टल से उनको निकाल दिया। उनके जो प्राचार्य थे रैंगलर परांजपे, उन्होंने उनको दंड भी किया, कुछ तो 6 या 10 रुपये का। फिर से उस पर लोकमान्य तिलक जी ने ये हमारे गुरु ही नहीं ऐसे नाम का उन पे एक बड़ा अग्रलेख लिखा। ये सब यहाँ पे उनका जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारक आंदोलन चल रहा था। उसके बाद सावरकर जी की शिक्षा पूरी होने के बाद सावरकर जी ने लंदन में जो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, उन्होंने एक स्कॉलरशिप शुरू की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, इन दो महापुरुषों के नाम पे उन्होंने स्कॉलरशिप शुरू की थी। तो उसमें से ये दोनों स्कॉलरशिप के लिए सावरकर जी ने अप्लाई किया और उनको सिफारिश की, वो थी लोकमान्य तिलक और शिवराम पंत परांजपे, उनके गुरु। तो उन्होंने सिफारिश करने के बाद सावरकर जी को वो स्कॉलरशिप मिली और वो सावरकर जी लंदन में चले गए बैरिस्टरी करने के लिए। उसके पीछे उनका एक मुझे मोटिव था कि बैरिस्टरी की मैं क्यों सीखूंगा, क्योंकि मुझे लंदन में जाके शत्रु के खुद के घर में जाके शत्रुओं के जो कायदे कानून है उसका अभ्यास करके कायदे कानून के तौर से मैं उनको कैसे हराऊंगा, और साइड बाय साइड मैं मेरा क्रांतिकारक आंदोलन खड़ा करके उस पर भी उनको कैसे उन पे आक्रमण करके मेरे देश को स्वतंत्र कर सकूंगा। ये दोनों उनके पीछे इसके मोटिव थे। तो इसके लिए शत्रुओं के घर में लंदन में वो पढ़ाई करने के लिए चले गए बैरिस्टर में। वहाँ पे उन्होंने उनकी फ्री इंडिया सोसाइटी स्थापन की, अभिनव भारत का कार्य भी वहाँ पे शुरू हुआ। वहाँ पे उनको, जैसे जब वो महाराष्ट्र में थे तो उनके सब सहकारी थे वो महाराष्ट्रियन मराठी थे, पर जब वो लंदन में चले गए तो उनके जब सहकारी थे, उनके जो सहायक क्रांतिकारक थे, वो अलग अलग देशों के अलग अलग धर्मियों के थे। वहाँ पे क्रिश्चियन थे, मुसलमान थे, जू थे, पारसी थे, शीख थे, सभी जाति धर्मों के सभी प्रांतों से अलग अलग लोग वहाँ पे शामिल हो गए। जैसे कि वहाँ पे मादाम कामा थी, मदन लाल धिंगरा थे, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय थे, वीवीएस अय्यर थे, बैरिस्टर राणा थे। उसके बाद असफ अली थे, मतलब जो हम अरुणा असफ अली के और असफ अली इनको जानते हैं, तो असफ अली भी वहाँ पे सावरकर जी के वहाँ पे सहकारी थे। तो ऐसे विविध प्रांतों के लोग वहाँ पे सावरकर जी के उस अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी में शामिल हो गए। वहाँ पे भी उनकी एक्टिविटी, वहाँ पे भी उनकी व्याख्यानमालाएं शुरू होती थी। एक व्याख्यानमाला में तो खुद महात्मा गांधी जी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता के अंडर सावरकर जी ने बहुत बड़ा अच्छा व्याख्यान किया था। उसकी प्रशंसा महात्मा गांधी जी ने भी की थी। वहाँ का दशहरे का महोत्सव, गुरु गोविंद सिंह उनके स्मृति शताब्दी का महोत्सव, और सबसे महत्वपूर्ण मतलब वहाँ जाने के बाद सावरकर जी ने 1857 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये उनकी प्रसिद्ध बुक वहाँ पे उन्होंने पहले मराठी में लिखी और बाद में उसको अंग्रेज़ी में भाषा अनुवादित किया और वहाँ पे उन्होंने हॉलैंड से उसको प्रकाशित किया। तो 1857 वॉर की 50th एनिवर्सरी थी, वो उन्होंने लंदन में 1907 में वहाँ पे बहुत बड़े उसका समारंभ करके वहाँ पे उन्होंने उसका आयोजन किया था। उसमें भी बहुत सारे लोग वहाँ पे शामिल हुए थे। और उसके बाद ही ब्रिटिशों को पता चला कि सावरकर नाम के इस लड़के ने 1857 के जो उनको वो म्यूटिनी कहते थे, बंड कहते थे, सिपाहियों का विद्रोह कहते थे, तो उसको इस सावरकर जी ने उसको स्वातंत्र्य समर कहा है, इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। तो इसके लिए ब्रिटिशों ने
वो प्रकाशित होने से पहले ही उस पर पाबंदी, उसको बैन कर दिया। मुझे लगता है कि ये पूरे दुनिया की ऐसी पहला उदाहरण होगा कि एक पुस्तक, एक ग्रंथ प्रकाशित होने से पहले ही उस पर पाबंदी आ गई। ऐसे ही सावरकर जी का दूसरा पुस्तक था, वो था जोसेफ मैज़िनी। जोसेफ मैज़िनी का जो 8-10 वॉल्यूम में उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन पे का जो समग्र वाङ्मय है, उसको सावरकर जी ने 200 पन्ने में एक अब्रिज एडिशन उसको अनुवादित किया था मराठी में, और उसको एक 25-30 पन्नों की खुद की प्रस्तावना लिखी थी। तो उस प्रस्तावना को ब्रिटिशों ने फिर से बैन कर दिया। मतलब सावरकर जी के 2 पुस्तकों पे ब्रिटिशों ने प्रकाशित होने से पहले ही उसको बैन कर दिया था। मतलब सावरकर जी वाणी से, मतलब उनका व्याख्यान भी बहुत अच्छा था, उनकी ओरेटरी बहुत अच्छी थी, उनका लेखन भी बहुत अच्छा था, उनका इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी किसी पे पड़ जाता था। जैसे कहते हैं कि लाला हरदयाल जी को उन्होंने सिर्फ शेक हैंड किया और पूरी तरह से उन्होंने अपने सोसाइटी में उनको शामिल कर लिया। मतलब उनका प्रभाव बहुत एक प्रभावशाली व्यक्तिमत्व थे सावरकर जी। तो ऐसे उनके यहाँ पे उनकी वो आंदोलन शुरू हो रहा था। मदन लाल धिंगरा जी ने वाइली का वहाँ पे वध किया। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में सावरकर जी के बड़े भाई बाबा राव सावरकर जी को सजाए काला पानी हुई, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए अनंत कानेरे ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन का वध किया। तो इस दोनों में सावरकर जी का हाथ है, ऐसे ब्रिटिशों को शंका थी, क्योंकि अनंत कानेरे ने जो पिस्तूल यूज़ किया था ब्राउनिंग पिस्तूल, वो सावरकर जी ने लंदन से भेजा था। जो उन्होंने 20 पिस्तौल भेजे थे उसमें से वो एक पिस्तूल था। तो इसके लिए सावरकर जी को लंदन में वहाँ पे गिरफ्तार कर दिया। वो एक्चुअली तभी वो पेरिस चले गए थे, और पेरिस से वो लंदन आ गए। वहाँ पे लंदन स्टेशन पे ही उतरते वक्त उनको अरेस्ट कर दिया। फिर बाद में भारत लाते वक्त, जो आपको पता होगा कि मार्से में उनकी जो बोट, उनका जो जहाज़ वहाँ पे खड़ा था, तभी उन्होंने वहाँ से छलांग लगाई और वहाँ से पलायन करने का एक उन्होंने प्रयत्न किया, वो असफल रहा, पर उन्होंने बहुत अच्छा प्रयत्न किया था। और इनका ये जो केस था, मतलब फ्रेंच की मार्से, ये शहर जो पोर्ट है वो फ्रांस में आता है। मतलब फ्रांस में जाके ब्रिटिशों ने सावरकर जी को पकड़ा। इसका मतलब फ्रेंच की उनकी जो सार्वभौमत्वता है, वो उस पर ब्रिटिशों ने कुछ उसके ऊपर कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया है। जो एक रूल होता है, अजाइलम रूल होता है, उसको तोड़ा है। ऐसा वहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ होता है, वो तोड़ने का उन पर केस चला। इंटरनेशनल कोर्ट जो हेग में है, वहाँ पे ये केस चला फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में। और वहाँ पे ऑफ कोर्स ब्रिटिशों के प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस था, इसके लिए वो खुद केस तो जीत गए। पर इसके कारण भारत के स्वतंत्रता का प्रश्न पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रश्न वहाँ पे रखने के लिए हमें संधि मिली। उसका पूरी तरह से सावरकर जी के सहकारी ने उसका अच्छा वो प्लेटफॉर्म का उन्होंने अच्छा यूज़ किया। मादाम कावा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, वीवीएस अय्यर में, कार्ल मार्क्स के जो पोते हैं, उन्होंने उनके पत्र में सावरकर जी को ऐसे वहाँ पे फ्रांस में जाके उनको अटक की है। ये बहुत ही गलत बात है, ये उन्होंने कानून तोड़ा है, ऐसे उन्होंने उनके खुद के ल ह्यूमैनिटी के उनके पत्र में उन्होंने उस पर अग्रलेख लिखा, उसका फ़ोटो छापा। ऐसे अलग अलग यूरोप के अलग अलग देशों ने सावरकर जी पे आर्टिकल लिखे, उनका प्रश्न वहाँ पे उठाया। मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये जो प्रश्न है वो हम यूरोप के प्लेटफॉर्म पे हम लोग वहाँ पे ला सके, ये इसकी उपलब्धि हम कह सकते हैं। उसके बाद सावरकर जी को 2 सज़ाएँ काला पानी, 50 ईयर्स की उनको काला पानी की सज़ा हुई। उनको अंडमान के सेल्युलर जेल में भेज दिया। वो उनका दूसरा पर्व हम कह सकते हैं। वहाँ पे बैरिस्टर बारी, वहाँ पे उन्होंने उनके बहुत उन पर अत्याचार किए। जो कोलू होता है, कोलू चलाने के लिए उनको कहा। फिर उनको खाने पीने का उनके वहाँ पे बहुत उनके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते, क्योंकि वहाँ पे जो अंडमान में जो समुंदर है, वो समुंदर का पानी उनको नहाने के लिए देते थे, उनको अच्छा पानी भी पीने के लिए नहीं देते थे। खाने की जो चीज़ें होती थी उसमें कुछ रॉकेल वगैरह गिर जाता था, वहाँ पे कुछ सांप या वहाँ पे कोई जो
कीटक है, इंसेक्ट्स थे वहाँ पे उसमें पड़े होते थे। मतलब अच्छा खाना नहीं, अच्छा पानी नहीं, नहाने के लिए भी अच्छा पानी नहीं, इतना ही नहीं, जो टॉयलेट जाने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम होता था। उसके बाद और उसके पहले भी किसी को अगर वहाँ पे टॉयलेट जाना होगा तो उसको उसका जो कमरा था छोटा सा अंडमान का, जो उनकी जो कोठड़ी थी, वहाँ पे उनको सब टॉयलेट करने की उनको सुविधा न होने के कारण भी वहाँ पे उनको टॉयलेट करना पड़ता था। मतलब इतनी गंदगी में, इतने गंदे टेम्परेचर में, क्लाइमेट में, क्योंकि अंडमान का जो क्लाइमेट है वो एक तरह से इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ ऐसे कहा जाता है। तो इस वातावरण में सावरकर जी पे वहाँ पे सावरकर जी और उनके बाकी जो भी सहकारी थे, क्रांतिकारक सहकारी, जैसे सचिंद्र नाथ सन्याल थे, बारिंद्र कुमार घोष थे, मतलब अरविंद घोष के सगे भाई, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, भाई परमानंद भी थे। बहुत सारे लोग वहाँ पे क्रांतिकारक उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। उसमें उनको भी काला पानी की सज़ा हुई थी। सावरकर जी को वहाँ पे भेजा था, जैसे उनको भी वहाँ पे भेजा था। तो वहाँ पे बारी और सावरकर जी का वहाँ पे संघर्ष शुरू हुआ। वहाँ पे भी सावरकर जी ने हंगर स्ट्राइक किया। बारी के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई दी। बारी वहाँ उसको ट्रांसफ़र हो गया। जाते वक्त बारी की वहाँ पे खुद विद इन ड्यूरिंग द ट्रैवल उनकी मौत हो गई बारी जी की। और कालपरवश 1921 में 11 साल के बाद सावरकर जी को अंडमान के कारागृह से पहले कलकत्ता के अलीपुर के कारागृह में, बाद में मुंबई में, बाद में रत्नागिरी में 2 साल, और सबसे लास्ट में पूना में येरोड़ा जेल में उनको रखा था। और 1924 में वहाँ से लेके उनको रत्नागिरी में उनको स्थानबद्ध किया। उन पे 2 शर्तें थी। रत्नागिरी जिला के बाहर आप हमारे अनुमति के बिना नहीं जा सकते, और दूसरी शर्त थी कि आप किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में सहभाग नहीं ले सकते। तो सावरकर जी ने शर्तें स्वीकार कर ली और वो 1924 से 1937 तक रत्नागिरी के ज़िले में वो स्थानबद्ध थे। तभी उन्होंने बहुत वहाँ पे अच्छी सामाजिक कार्य किया। अस्पृश्यता निर्मूलन का कार्य किया। जो अस्पृश्यता, मतलब सावरकर जी कहते थे कि ये अस्पृश्य लोग नहीं है, ये पूर्वास्पृश्य है। मतलब पुराने ज़माने में हम उनको अस्पृश्य मानते थे, तब वो गलत बात भी थी, पर अभी भी ये लोग उनको अस्पृश्य मानना ये बहुत गलत बात है। इसके लिए सावरकर जी ने उनको एक उसकी संज्ञा की थी। उन्होंने कहा था एक्स अनटचेबल, मतलब पूर्वास्पृश्य। तो ये पूर्वास्पृश्य लोगों को सावरकर जी ने उनके जो अधिकार थे, जैसे कुएं से पानी निकालना, किसके साथ सहभोजन करना, मंदिर में प्रवेश करना, किसी के घर पे जाके खाना खाना, घर पे उसको एंट्री देना, ये अधिकार उनको नहीं मिलते थे। तो वो अधिकार उनको देने के लिए सावरकर ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। वहाँ का प्रसिद्ध पतित पावन मंदिर सावरकर जी ने स्थापन किया। उसमें उसका वैशिष्ट्य ये था कि उस पतित पावन मंदिर में किसी भी हिंदू जात की व्यक्ति वहाँ पे जाके अगर उसको पूजा करनी आती होती है तो पूजा कर सकता है। अगर पूजा करनी नहीं होती तो वहाँ पे अंदर जाके वो उसका दर्शन ले सकता है। मतलब वहाँ पे उस ज़माने में ऐसे था कि पूर्वास्पृश्य लोगों को किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं था। इसी एक लिमिट तक, उसके गेट तक या किसी एक इनर स्टेप्स तक उनको प्रवेश था, पर मंदिर में पूरी तरह से प्रवेश करके उसकी पूजा करना, उसका मंदिर में भगवान का मूर्ति का दर्शन लेना, ये उसकी उनको अनुमति नहीं थी। पर पतित पावन मंदिर में सावरकर जी ने जो खड़ा किया था, एक वहाँ के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे भागोजी कीर, उनके आर्थिक सहायता लेके सावरकर जी ने ये मंदिर खड़ा किया। आज भी वो मंदिर वहाँ पे है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये उनका एक बहुत बड़ा वहाँ पे कार्य था। उसके अलावा सावरकर जी ने सहभोजन के कार्यक्रम किए, मतलब अलग अलग जाति के लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। तभी लोग ऐसे मानते थे कि अगर एक जात का व्यक्ति दूसरी जात की व्यक्ति के साथ खाना खाए तो वो जात से निकाला जा सकता है, उसको जात से बहिष्कृत कर देना चाहिए। ऐसे वहाँ की एक वो वहाँ तभी की वो जाति भेद या अंधश्रद्धा थी। तो उसे तोड़ने के लिए सावरकर जी ने सहभोजन के कार्यक्रम शुरू किए। सावरकर जी ने सभी हिंदुओं का एक अखिल हिंदू उपहार गृह, जिसे उसको हम कैफ़े कह सकते हैं, कैफ़े शुरू किया था। मतलब वहाँ पे जो पूर्वास्पृश्य व्यक्ति है वहाँ पे खुद वहाँ पे चाय बना के चाय दे देगा, और किसी दूसरे जात के व्यक्ति वहाँ पे उसको चाय को प्राशन करेगा। मतलब ये वो क्यों करते थे कि उनको जो वहाँ की वो ट्रेडिशन थी, गलत ट्रेडिशन थी, जात उच्च नीचता थी, जो जाति भेद था, उसको उनका
उसको निर्मूलन करना था। इसके लिए सावरकर जी ने एक अलग अलग वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किए। इसमें उनके साथ बहुत अलग अलग व्यक्ति भी थे, अलग अलग दूसरे समाज सुधारकों ने उनकी प्रशंसा की थी। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे, माधवराव बागल, प्रबोधनकार जी ठाकरे, इन सभी ने सावरकर जी का कार्य देखा था और उसकी प्रशंसा भी की थी। इसके बाद 1937 में सावरकर जी की पूरी तरह से मुक्तता हो गई और उनको राजनीति में सहभाग लेने की अनुमति मिल गई। और बाद में सावरकर जी का हिंदू महासभा का, अखंड भारत का उनका पर्व शुरू होता है। हिंदू महासभा ये पहले कांग्रेस के अंदर ही एक हिंदुओं को हिंदू कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए काम करने वाली एक वो संस्था थी, एक छोटा पक्ष था कांग्रेस के अंतर्गत। पर सावरकर जी आने के बाद उसको उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी उनकी निर्माण की और उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से जाने लगे उस हिंदू महासभा को। मतलब सावरकर जी के पहले हिंदू महासभा ये कांग्रेस के अंदर का हिंदू कॉज के लिए काम, सोशल कॉज के लिए काम करने वाली एक संस्था थी। और सावरकर जी आने के बाद वो अलग तरह से एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी की पॉलिटिकल पार्टी हो गई। सावरकर जी लगातार 7 बार हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। 7वीं बार उनको चुन लिया था, पर उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका त्यागपत्र दिया और उसके बाद दूसरे व्यक्ति का चुनाव होके वो वहाँ का अधिवेशन चला गया। उन्होंने जो 6 लगातार हिंदू महासभा के वो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्षता के उनके भाषण, उनके उस दौरान उन्होंने जो पूरे भारत का टूर किया, वो टूर में उन्होंने पूरी तरह से यहाँ फिर से, जैसे मैंने कहा कि अस्पृश्यता निर्मूलन का उन्होंने उद्घोष किया, हिंदुत्व का उद्घोष किया, सैनिकीकरण का उद्घोष किया, उसके बाद अखंड भारत का उद्घोष किया। और जो एक कम्युनल पॉलिटिक्स चल रही थी तभी, जो एक अनुनय का राजकारण चल रहा था, उसका विरोध किया और भारत की स्वतंत्रता, भारत की अखंडता के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। भारत स्वतंत्र हो गया, पर भारत का विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया, पार्टीशन हो गया। मतलब एक आंख में उनको सुख था, एक आंख में दुख था, क्योंकि भारत का बंटवारा हो गया। ये एक बहुत बड़ा उनको एक सेटबैक, एक बहुत बड़ा धक्का उनको था सावरकर जी को, पर उन्होंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया और जो हमारा जो खंडित भारत है उसका भी उन्होंने स्वागत किया। और उन्होंने कहा कि इतने सालों के बाद हमें ये इतना बड़ा भारत स्वतंत्र हो गया है, तो हमें इसका स्वागत करना चाहिए। और उसके बाद सावरकर जी ने पूरी तरह से राजनीति से निवृत्ति ले ली। बाद में उनको गांधी हत्या के मर्डर में उनको अरेस्ट की थी, उससे वो पूरी तरह से निर्दोष छूट गए। फिर से 1950 में उनको अरेस्ट की थी, उनको बेलगांव के इस कारागृह में 99 डेज़ के लिए रखा था। उसका कारण था कि पाकिस्तान के लियाकत अली और नेहरू के बीच में एक करार होने वाला था, उसको कहा जाता है नेहरू लियाकत अली करार। तो हमारे पंतप्रधान जी को ऐसे लगा कि शायद पाकिस्तान के पंतप्रधान जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो सावरकर जी और उनके सहकारी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी रीज़न उन्होंने सावरकर जी को अरेस्ट किया था और बेलगांव के वहाँ कारागृह में उनको रखा था। उसके बाद सावरकर जी वहाँ से मुक्त होने के बाद सावरकर जी ने 1952 में जो उन्होंने अभिनव भारत संस्था क्रांतिकारी संगठन स्थापन की थी, उसको विसर्जित किया। उसका पुणे में ही 3 दिन का बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो उसके बाद सावरकर जी 1960 में जब ऑफिशियली सावरकर जी की सजाए काला पानी से मुक्तता होने वाली थी, मतलब 1910 से 1960 तक, तो वहाँ पे उनका एक बड़ा समारंभ किया, मृत्युंजय समारंभ इस नाम से वो जाना जाता है। तभी उनका जो भाषण वो भी पढ़ने लायक है, बहुत ही विजनरी उनका भाषण है। सावरकर जी ने चीन हम पे आक्रमण कर सकता है, ऐसे ही उन्होंने एक चेतावनी दी थी, और किसी ने उनके चेतावनी के बाद ध्यान नहीं दिया और 1962 में चीन ने हम पे आक्रमण किया और हमें एक हमारी उसमें पराजय हुई थी, ये आप सब जानते हैं। पर 1965 में सावरकर जी का सुन के हमारे भारत सरकार ने सैनिकीकरण किया, अच्छे वेपन्स लिए, हमारी सीमाएं सुरक्षित कर दी, और इसलिए हम 1965 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ हमें बहुत अच्छी तरह से जीत मिली और उससे सावरकर जी को एक सुख समाधान मिला। और 1966 में फरवरी में जब उनकी 80th
ऑलमोस्ट 83 एज के थे सावरकर जी। तो उन्होंने ऐसे तय किया कि अभी मेरा जो कार्य है इस धरती पे वो पूरा हो गया है, अभी मैं बहुत थक चुका हूँ, अभी मैं कोई अच्छा अलग कार्य करने की मुझमें कोई ताकत नहीं है, तो अभी इस देह को ऐसे ही जिंदा रखना ये मुझे शोभा नहीं देता। तो इसके लिए उन्होंने प्रायोपवेशन का निर्णय लिया। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। 1 फरवरी से उन्होंने सब ये अन्न त्याग किया, पानी का त्याग किया, और 26 दिन के बाद 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। मतलब सावरकर जी एक क्रांतिकारक भी थे, एक अच्छे व्याख्याता भी थे, एक ग्रंथ लेखक भी थे, महाकवि भी थे। उन्होंने मराठी में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है। इतना ही नहीं, उनको उर्दू भी जानते थे, तो उर्दू में भी उन्होंने काव्य किया है। अंग्रेज़ी काव्य का उन्होंने कोई मराठी में अनुवाद किया है। मतलब वो महाकवि थे। उसके बाद एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे, और दूसरे एक सैनिकीकरण के पुरस्कर्ता थे, और एक हिंदू संगठक थे। मतलब ये ऐसे एक शतपहलु व्यक्तिमत्व था। और साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के किसी कार्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ उन्होंने योगदान दिया है। मराठी में उन्होंने नाटक भी लिखे, 3 उन्होंने संगीत नाटक लिखे हैं सावरकर जी ने। इतना ही नहीं तो मराठी साहित्य सम्मेलन के वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब ऐसे उनकी हिंदी तो अच्छी थी, पर उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, उनकी संस्कृत भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने सिखों का मराठी में इतिहास लिखा था, उनको गुरुमुखी आती थी, उनको उर्दू आती थी, उनको फ़ारसी भी आती थी। मतलब एक व्यक्ति इतने कार्य इतने क्षेत्रों में कर सकता है, ये बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। और मुझे लगता है यही सावरकर जी का एक विशेषता है, और इसलिए सावरकर जी भी एक महापुरुष के नाम से कहला जाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे, एक बहुत बड़े समाज नेता भी थे, और एक बहुत बड़े साहित्यिक भी थे, और एक बहुत बड़े महाकवि भी थे। तो ऐसे इस महापुरुष के उन्होंने जो कार्य किया है, उन पे चरित्र लिखे गए हैं, उनका खुद का जो समग्र वाङ्मय है उसे पढ़ना चाहिए, और उनके जो विचार है जो इस 21st सेंचुरी में भी अभी भी लागू होते हैं, उसको हमें फॉलो करके हमारे समाज को, हमारे देश को, और पर्याय रूप से पूरे विश्व को एक समर्थ और बलशाली बनाना है। इतनी बात कह के मैं यहाँ पे रुकता हूँ। राष्ट्र सेवक इस यूट्यूब चैनल ने मुझे ये सावरकर जी के विचार प्रकट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी दी। तो उन सभी अधिकारियों को, उन सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ। नमस्कार।